डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर 16 जो है आजकल एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज। एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हर चैप्टर के मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और ये हेल्प करते हैं हमें कॉम्पिटिशन्स में भी। ठीक है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बेसिकली हमें अच्छी तरह से कर लेने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज। ड्रग्स को हमने डिफरेंट वेज में बांट रखा है। ठीक है, जैसे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रखा है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कर रखा है। ठीक है, तो ये सब पर्पज़ ये होता है सो दैट दिस क्लासिफिकेशन में बी हेल्पफुल फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड के लोगों को उनको यूज़ करने में, ड्रग को यूज़ करने में हेल्प मिले। फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजिकल यूज़ है तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर्स। ठीक है, तो अलग अलग जो यूजेस हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि हर तरह के लोगों को हेल्प हो जाए। तो ख़ास तौर से हम डॉक्टर्स की भी हेल्प करना चाह रहे हैं, केमिस्ट की हेल्प करना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट की हेल्प करना चाह रहे हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स की भी। तो हम कहेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज़ डन सो दैट इट मे बिकम बेनिफिशियल फॉर पीपल इन्वॉल्व इन डिफरेंट फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स द डॉक्टर्स कि किसको कौन सी दवा देनी है। अगर एनाल्जेसिक्स कह रहे हैं तो दर्द की दवाइयाँ हैं, बट उसके अंदर अलग अलग रेंज की हैं, कौन किसके लिए, बड़ों के लिए ये है, छोटे बच्चों के लिए ये है, किस दर्द में कौन सी है। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं दे माइट हैव द सेम टाइप ऑफ एक्शन, तो वो हेल्प कर सकता है जो मैन्युफैक्चरर्स है। तो टू हेल्प द पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इज डन। ठीक है, नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स एज यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। एक्चुअली मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो ड्रग्स हैं दी जाती हैं पेशेंट्स को, दे टारगेट सर्टेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो वो हम टारगेट करके दे रहे हैं, या तो वो प्रोटीन्स के ऊपर जाके टारगेट कर रही हैं, या वो लिपिड्स को, या कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड्स को। जैसे आपके जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑल प्रोटीन्स। ठीक है, रिसेप्टर्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम रिसेप्टर को टारगेट कर रहे हैं तो दैट इज़ वो ड्रग जो है उस रिसेप्टर पे जाके लगेगी, तो रिसेप्टर इज़ द टारगेट ऑफ दैट ड्रग। या एंजाइम पे जाके लगना है उस ड्रग को, तो इट इज़ द टारगेट ऑफ द ड्रग। तो ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल्स। टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और ड्रग टारगेट्स एज यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। क्योंकि अगर हम एंजाइम को टारगेट करके ड्रग दी जा रही है तो इट विल गो एंड गेट अटैच टू दी एंजाइम। अगर वो रिसेप्टर को टारगेट करके दी जा रही है तो इट विल गेट अटैच टू दी रिसेप्टर। तो जो इसमें हमको आंसर ये लिखना है कि टारगेट मॉलिक्यूल्स आर जनरली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, एंड द ड्रग्स आर गिवन and targeting these molecules they get attached on such molecules to bring about required change। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर चूजन एज ड्रग टारगेट। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ड्रग टारगेट्स के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और आपके लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, ये हटा देता हूँ मैं और मैं फिर और क्वेश्चन लिख दूँगा, इनको हटा देता हूँ। ठीक है जी मैम, क्लियर हो गया? ये इनके टारगेट्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाई शुड नॉट मेडिसिन्स बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स। एक्चुअली क्या है, कोई दवा जो ली जाती है डॉक्टर को कंसल्ट करके इसलिए दी जाती है ताकि डॉक्टर को मालूम होता है कि कौन सी दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक तो साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ करने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ दवाइयाँ जो हैं अगर ज़्यादा डोज में ले ली जाएँ, जैसे नारकोटिक ड्रग्स हैं,
अगर वो ज़्यादा डोज में ले ली जाए तो दे विल एक्ट एज पॉइजन एंड दे कैन इवन कॉज डेथ। इसलिए दवाइयाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके लेते हैं सो दैट कि साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सके और कोई और बीमारी ना पैदा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो अपने मन से कोई दवा ली जा रही है विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स, तो इट में कॉज सम अदर डिजीज़। साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके ज़्यादा हो ही भी सकते हैं और इट में इवन कॉज सम अदर डिजीज़। और दूसरी बात है, इफ़ नार्कोटिक ड्रग्स आर टेकन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर्स और उसका डोज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इट कैन इवन कॉज डेथ। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर दवा ली जाएगी तो बेनिफिशियल रहता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमाइज़ होंगे और डोज का भी प्रॉपर मालूम होगा कि कितनी डोज लेनी है। ठीक है। डिफाइन द टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स और बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन से मतलब ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं जो मेडिसिन से भी ठीक हो जाती हैं, बट कुछ दवाइयां हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती, उनमें सर्जरी करनी पड़ती है। मान लीजिए गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है तो वो स्टोन दवाइयों से भी बाहर निकल सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि दवाइयों से नहीं हो पाता है तो फिर उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो अगर किसी बीमारी का इलाज हम दवाइयों से कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। और मेडिसिन्स का 3 पर्पज़ है। एक तो दे हेल्प इन डायग्नोसिस, दे हेल्प इन प्रिवेंशन एंड दे हेल्प ऑल्सो हेल्प इन क्यूरिंग द डिजीज़। डिजीज़ को डायग्नोस करने में भी हेल्प करती है मेडिसिन्स, उनको डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करती हैं और डिजीज़ को क्योर करने में भी हेल्प करती हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स और बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स इज़ नोन एज कीमोथेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 6th क्वेश्चन, विच फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग द ड्रग्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होता है जिसके ऊपर जाके सबस्ट्रेट लग जाता है। तो सबस्ट्रेट को होल्ड करने के लिए अलग अलग फोर्सेस लगते हैं। तो 4 फोर्सेस उसमें लग सकते हैं, या तो आयनिक फोर्सेस हो सकते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस हो सकते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंटरेक्शन भी आपस में हो सकता है। ठीक है, या कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा इनमें से चारों में से लग रहा है, क्योंकि जो एंजाइम होता है तो उस पर एक एक्टिव साइट माना जाता है। अब उसके एक्टिव साइट पे ये अगर इसका एक्टिव साइट है तो यहाँ पे जाके जब सबस्ट्रेट लगता है तो उसमें कोई भी 4 फोर्सेस हो सकते हैं। इन चारों में से आयनिक फोर्स भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डाइपोल इंटरैक्शन भी हो सकता है, और इसके अलावा वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो फोर्सेस इसको होल्ड करते हैं उसी के बाद वो जाके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट आके लग जाता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स में। तो होल्ड करने के लिए ये चारों फोर्सेस हो सकते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ, एक तो हो सकता है कि आयनिक फोर्सेस हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और इसके अलावा डाइपोल इंटरेक्शन। मैं लिख देता हूँ, आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वेंडर वॉल फोर्सेस हो सकते हैं, वेंडर वॉल्स फोर्सेस, एंड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये 4 फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, ये एक्टिव साइट है, इस पर आके ये सबस्ट्रेट लग जाता है और इस सबस्ट्रेट को फिर ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। तो होल्ड करने के लिए ये 4 से फोर्सेस लग सकते हैं। चारों में से कोई भी लग सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ओके, तो अब विच फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग ड्रग टू द एक्टिव साइट? आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वॉल फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाइल एंटासिड्स एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स इंटरफियर विद द फंक्शन ऑफ हिस्टामीन्स, वाई डू दीज नॉट इंटरफियर विद द फंक्शन ऑफ ईच अदर? मतलब है एंटी एलर्जिक और एंटासिड्स जो हैं वो हिस्टामीन्स के फंक्शन से इंटरफियर करते हैं, आपस में इंटरफियर क्यों नहीं करते? तो इसमें क्या कहेंगे हम कि जो एंटासिड्स हैं या एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, ये आपस में इंटरफियर इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे गेट अटैच्ड ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक है,
जो भी हम दवा देते हैं दे टारगेट सर्टेन रिसेप्टर्स, तो एज दे विल गेट अटैच्ड ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स देयरफॉर दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो इसमें आपको आंसर यही लिखना है कि दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर बिकॉज दे गेट अटैच टू डिफरेंट रिसेप्टर्स। अलग बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो हम दवाई दे रहे हैं तो वो टारगेट करके भेज रहे हैं कि वो उसको उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे लगना है। तो जो दवाइयाँ हैं वो अलग अलग रिसेप्टर्स पे लग रहे हैं, तो दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो लेवल ऑफ नॉर एड्रीनालिन इज़ द कॉज ऑफ डिप्रेशन। What types of drugs are needed to cure this problem? Name 2 drugs जिनके अंदर नॉर एड्रीनालिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एक्चुअली नॉर एड्रीनालिन इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर, इट हेल्प्स इन मूड चेंजेस। तो जिनके केस में नॉर एड्रीनालिन कम पैदा होती है तो उनमें डिप्रेशन हो जाता है। तो वी हैव टू, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर गिवन? दे आर गिवन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कौन से ड्रग्स हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में ख़ास तौर से जो 2 दी जाती हैं, एक तो इप्रोनियाजिड दे देते हैं, इप्रोनियाजिड, और दूसरी है फेनल्जीन। ये दोनों क्या हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। इप्रोनियाजिड एंड फेनल्जीन आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का काम क्या है कि एक तो जैसे ये नॉर एड्रीनालिन या मूड चेंजेस की जो दवाइयाँ हैं उनका जो डिग्रेडेशन होता है उसको स्लो कर देते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये पैदा ही कम हो रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो उसको उसके सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। तो हम जैसे इप्रोनियाजिड और फेनल्जीन दे रहे हैं तो डिप्रेशन को मिनिमाइज़ करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें हमारी हो गई कि नॉर एड्रीनालिन की कमी से डिप्रेशन होता है तो कौन सी दवाइयाँ देते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और उसके 2 एग्जांपल्स हमें देने थे, इप्रोनियाजिड एंड फेनल्जीन आर देयर एग्जांपल्स। ठीक है, इन दोनों को भी हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, gram positive bacteria as well as gram negative bacteria, and they are effective against many diseases like dysentery, typhoid, meningitis, urinary infections, acute fever। ठीक है, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं ये एंटीबायोटिक्स, एंड दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सारे तरह के बैक्टीरिया के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। दे कैन इवन किल और दे कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक। दीज एंटीबायोटिक्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है क्लोरमफेनिकॉल है, क्लोरमफेनिकॉल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। वैनकोमाइसिन है। ठीक है, इसके अलावा जो है एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन। ठीक है, ओफ्लॉक्सिन है, ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो ये सब जो है दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोटिक, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि डिसेंट्री है, एक्यूट फीवर है, मेनिंजाइटिस है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, न्यूमोनिया है, टाइफॉइड है, इन सब में इफेक्टिव होते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डू एंटीसेप्टिक्स डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, बट एंटीसेप्टिक्स कैन बी यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़, but disinfectants cannot be used on living tissues because they will kill them. They are used on non-living inanimate objects such as drains, machines, instruments, floor, etc. ठीक है, तो antiseptics can be used on living tissues. They kill and prevent the growth of microorganisms. Examples में इनके क्या है? सोफ्रामाइसिन है, डिटॉल है। ठीक है, आपका सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, सेवलॉन है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, बिथ्योनॉल है। ठीक है, तो ये सब आपके एंटीसेप्टिक्स हैं। दे कैन बी यूज्ड ऑन वुंड्स, कट्स या डिजीज्ड स्किन
एट्सेट्रा। ठीक है, ये लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ किए जाएंगे। जैसे हम डिटॉल को यूज़ कर लेते हैं, सोफ्रामाइसिन है, ठीक है, इसके अलावा टिंक्चर ऑफ आयोडीन है और बोरिक एसिड है, ठीक है, और आपके जितने भी हमारे स्किन्स के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं, वुंड्स पे, कट्स पे, तो उनको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। दे आर केमिकल सब्सटेंसेज विच कैन बी यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़। और डिसइंफेक्टेंट्स, दे ऑल्सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर यूजिंग ऑन लिविंग टिश्यूज़। दे आर यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेन्स, फ्लोर्स एट्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल, ये तो मैंने एग्जाम्पल दोनों लिखे हैं एंटीसेप्टिक के। ठीक है, सेवलॉन भी होता है इसके अंदर, सेवलॉन है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, आयोडीन। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट के अंदर एग्जाम्पल आपका आ जाता है, फिनॉल है 1% से ज़्यादा, फिनॉल मोर देन 1% या 1% कह लो, 1% फिनॉल आ जाएगा डिसइंफेक्टेंट में, और 0.2 to 0.4 ppm क्लोरीन ले सकते हैं। दिस इज़ डिसइंफेक्टेंट। दे आर यूज्ड ऑन ड्रेन्स, जैसे ज़मीन को साफ़ करने में फिनाइल से करते हैं ना, तो वो फिनॉल ही है। 1%, अब 1% से ज़्यादा भी अगर है तो दिस इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। और लिविंग पे जो यूज़ कर रहे हैं वो सब एंटीसेप्टिक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हटा। हालांकि फ़िनॉल अगर 0.1% फिनॉल, 0.2% फिनॉल हो तो इट कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक, बट जो ज़्यादातर एंटीसेप्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं लिविंग पे और डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग पे। ओके, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा है, वाई आर द सिमिटिडीन एंड वेनिटिडीन बेटर एंटासिड्स देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली एंटासिड्स का काम क्या है कि हमारी उसमें एसिडिटी को कम। ठीक है, 11th क्वेश्चन में कह रहा है, वाई आर सिमिटिडीन एंड वेनिटिडीन बेटर एंटासिड्स देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली जो एंटासिड्स हैं उनका काम क्या है, हमारे स्टमक में एसिड अगर ज़्यादा पैदा होने लगता है तो उसकी वजह से इरिटेशन भी होने लगती है, वॉल्स, स्टमक की वॉल्स में इरिटेशन होती है, जलन होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही है तो उससे अल्सर्स भी हो सकते हैं, घाव हो सकता है पेट में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके लिए जो सिमिटिडीन एंड वेनिटिडीन हैं वो बेटर हैं रादर देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हैं, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, और एसिड को न्यूट्रलाइज़ करके स्टमक के अंदर जो एसिडिटी को कम करते हैं। बट ये जो सिमिटिडीन एंड वेनिटिडीन है ये एंटी हिस्टामिन्स भी हैं। तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि स्टमक में एसिडिटी हिस्टामीन्स की वजह से होता है, और हिस्टामीन्स क्या होते हैं, दे आर हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ सम एलर्जी। अब होता क्या है कि हिस्टामीन्स की वजह से अगर स्टमक में एसिड एक्सेस पैदा हो रहा है, आप अगर बेसिस देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, बट फिर हिस्टामीन की वजह से और एसिड पैदा हो जाएगा। एक तरफ तो आप दवा लेंगे, न्यूट्रलाइज़ करेंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइज़ होगा हिस्टामीन की वजह से और एसिड स्टमक में आ जाएगा। तो बार बार यही होता रहेगा, आप बेस लेंगे, उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे और हिस्टामीन की वजह से और एसिड आ जाएगा। बट अगर आप सिमिटिडीन या रेनिटिडीन दे रहे हैं, दे आर एंटी हिस्टामीन्स। अब ये एंटी हिस्टामीन्स हैं तो ये क्या करते हैं, जाके हिस्टामीन्स को ब्लॉक कर देते हैं, और जब हिस्टामीन ब्लॉक हो जाता है तो और एसिड पैदा नहीं होता है। तो जो हाइपर एसिडिटी हिस्टामीन्स की वजह से हो रही थी वो सिमिटिडीन एंड रेनिटिडीन उसको ब्लॉक कर देते हैं हिस्टामीन्स की, तो उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी नहीं होती। तो दे आर बेटर एंटासिड्स देन दीज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज दे स्टॉप दी वर्किंग ऑफ, दे इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ हिस्टामीन्स एंड प्रिवेंट दी हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। ठीक है, तो ये इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि दे आर दी बेस्ट सेलिंग मेडिसिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में यही दोनों थे, सिमिटिडीन और रेनिटिडीन। बट क्या होता है कि सिमिटिडीन और रेनिटिडीन एंटी हिस्टामीन्स हैं एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज एंटासिड्स, इसलिए इनकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा थी, तो इसलिए इनकी यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, खाली अगर हिस्टामीन्स की वजह से ना हो रहा हो, सिंपल थोड़ा सा एसिडिटी का भी बढ़ गई तो उसमें ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बेसिस तो हेल्पफुल है। बट अगर बहुत ज़्यादा कॉज एसिडिटी हो रही है
और अगर हिस्टामिन्स की वजह से हो रही है तो फिर सिमेटिडीन एंड रैनिटिडीन आर मोर इफेक्टिव। ओके, हटा देते हैं इसको भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। नेम ए सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल है, फिनॉल जो है, फिनॉल अगर 0.2% लोगे तो इट विल एक्ट एज एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक है। और डिसइंफेक्टेंट की तरह कब यूज़ होगा? डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ इसको जब करेंगे 1% अगर है तो डिसइंफेक्टेंट। 1% फिनॉल कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, वेर एज 0.2% फिनॉल इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, एक ही फिनॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर 0.2% है तो वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होगा, और 1% अगर ले रहे हैं तो इट विल बी डिसइंफेक्टेंट, इट कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल। डिटॉल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक क्लोरोजाइलेनॉल है, क्लोरोजाइलेनॉल है, और एक दूसरा है टर्पिनियोल, टर्पिनियोल। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल। तो ये क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियोल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल। ठीक है, और अगर किसी सब्सटेंस को एज ए डिसइंफेक्टेंट और एज ए एंटीसेप्टिक दोनों यूज़ करते हैं तो वो फिनॉल है, बट जब कंसंट्रेशन कम होती है 0.2% है तो एंटीसेप्टिक है, 1% होती है तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने 13 क्वेश्चन तक इस वीडियो में बना दिए, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप करें, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बच्चों को भी आप शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी बेनिफिट मिलेगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने का। ओके, थैंक यू।